अब हम चलते हैं कि ये कितनी कॉमन है, इसका प्रेवलेंस क्या है। एज फार एज प्रेवलेंस इज कार्ड, जो टाइप 1 है वो 5% की पॉपुलेशन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो 90 से 95%। आज तक पूरी दुनिया के अंदर 537 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, 537 मिलियंस। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि 2030 तक 643 मिलियंस लोग जो है वो डायबिटीज़ का शिकार होंगे, जिस स्पीड के साथ ये बीमारी जो है ना वो फैल रही है। और 2045 तक इसकी अमाउंट 783 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो आप देख लें कि ये कितना बड़ा बर्डन है माशरे के ऊपर। और ये है भी क्रोनिक डिजीज़ है, आपके मुख्तलिफ पैसों का इसके अंदर इस्तेमाल है, आपके हॉस्पिटल के ऊपर इसका, इस तरह माशरे के ऊपर इसका कितना बड़ा बर्डन आता है। ठीक है, अब इसकी इलामात क्या क्या होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी इलामात क्या हों। प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, ठीक है ना, जिसको हम अपनी ज़बान में पोलीडिप्सिया भी कहते हैं। इसी तरह पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, जिसको हम पोलीयूरिया भी कहते हैं। भूख का ज़्यादा लगना, ठीक है ना। इस तरह आपको वीकनेस हो रही है लेकिन उसकी कोई अपरेंट या सामने आपको कोई काज नहीं मिलती। आपकी बर्निंग ऑफ फीट, आपके पाँव जो है वो जलते हैं। इसी तरह आपकी स्किन के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं कि आपके स्किन के कुछ हिस्से जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसको एकैंथोसिस नाइग्रेंस का नाम दिया जाता है। इस तरह इन पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिपेशंस भी हो सकती है। और स्लो वूंड हीलिंग, यानी इन लोगों के ज़ख़म जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लोली हील करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, लिहाजा फीमेल्स के अंदर भी इन्फेक्शन और स्किन की इन्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाए, कैसे पता चले। डायग्नोसिस के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे जो पहली चीज़ है कि स्क्रीनिंग पर्पस के लिए जो टेस्ट किया जाता है, कि जिस तरह प्री डायबिटिक हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें शक हो कि अब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है कि इसमें से हमें शक हो कि कितने लोगों को शुगर होने का अंदेशा है, स्क्रीनिंग करने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपको ओरल ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट आपको बताया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ जो है, जो हमारे पास सबसे कॉमन है, वो आपका ब्लड शुगर चेक किया जाता है। अब ब्लड शुगर दो सूरतों में चेक किया जाता है। एक ब्लड शुगर फास्टिंग होता है, जो रात को आप खाना खाते हैं 10-12 घंटे के बाद, सुबह के टाइम नाश्ता करने से पहले जो चेक करवाया जाता है, वो 100 से कम होना चाहिए। और दूसरा है ब्लड शुगर रैंडम, जिसे हम BSR का नाम देते हैं। ये आपका 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो मोडेलिटी है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमारे सेल, जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 3 महीनों के बाद टूट जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 3 महीनों के दौरान अगर किसी की शुगर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं है, तो ये जो ग्लूकोज है वो HB के साथ जो है ना कंजुगेट हो जाता है, उसको जुड़ जाता है। तो उससे हमें ये आइडिया होता है कि पिछले 3 महीनों के अंदर इस पेशेंट का शुगर का क्या कंट्रोल है। और इस टेस्ट को हम कहते हैं HbA1c, HbA1c इसको कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल लेवल होता है ये 5.7% तक होता है, और जो प्री डायबिटिक्स हैं उनके अंदर 5.7 से लेकर 6.4 तक होता है, और जो डायबिटिक्स हैं उनका 6.5% से ऊपर अगर हो तो ये डायबिटिक्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो रूटीन के अंदर नहीं कराया जाता है, वो ये है कि आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन की कितनी अमाउंट है। ये आम जगह पे टेस्ट नहीं होता, ये बड़े हॉस्पिटल्स में और सोफिस्टिकेटेड लेबॉर्ट्रीज़ में होता है। ये लोग कराते नहीं हैं लेकिन कराना चाहिए।
रिज़ल्ट हमने इसके ये निकाला कि BSF ब्लड शुगर फास्टिंग सुबह के टाइम चेक करवाई जाए, ब्लड शुगर रैंडम खाना खाने के 2 घंटों के बाद चेक करवाई जाए, और इसी तरह ग्लाइकेटेड जो HB है जिसको हम HbA1c कहते हैं, ये भी कराई जाए। ये आपको पिछले 3 महीनों का कंट्रोल बताती है कि आपकी कितनी अच्छे तरीके से शुगर कंट्रोल है, और इंसुलिन जो है उसकी अमाउंट को भी चेक किया जाता है। अब अगली बात यह है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको कंट्रोल नहीं करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को, तो ये बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर किसी चीज़ को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके मसाइल होंगे जिनको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशनें जो है ना 2 तरह की होती है, एक तो अक्यूट होती हैं जो फ़ौरन कुछ अरसे के बाद हो जाती हैं, और एक क्रोनिक है वो कई साल 5-10 साल लगते हैं वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती हैं। जो अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया ये है कि आपका शुगर का लेवल जो है ना वो कम हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इंसुलिन लगा ली, आपने दवाइयाँ ले ली, लेकिन आपको कोई अचानक काम पड़ गया, आप वहाँ से चले गए, आप खाना खाना भूल गए। अब क्या होगा कि आपके शुगर का लेवल कम हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अब उसके अंदर होएगा क्या कि आपको एक भूख की फीलिंग होएगी, आपको ट्रेमर, आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएंगे, और सम टाइम तो सीजर यानी आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये इसकी इलामात हैं। अगर ऐसी सूरत हो आपको फ़ौरन जो है ना मीठी चीज़ अपने पास कोई रखनी चाहिए और वो ले लेनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। अब इसके अंदर होता यह है कि जिन लोगों की शुगर 500-600 बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो उन लोगों के अंदर जो है ना ये कन्फ्यूजनल स्टेट, लिथार्जी, उनको सीज़र और इस तरीके से पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना उन लोगों को महसूस हो सकती हैं। लेकिन ये अक्यूट फेज़ नहीं होता, ये जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर हो ये उन लोगों को होता है। तीसरी चीज़ है जो सबसे डेंजरस इसकी अक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब डायबिटिक डीके, इसको डीके कहते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस आम अल्फाज में आपको समझाऊं, ये होता है कि जब आपके जिस्म की पहली ज़रूरत जो है वो ग्लूकोज है, जब आपका जिस्म ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करता कि आपकी इंसुलिन नहीं है, तो फिर बॉडी क्या करेगा, बॉडी ने एनर्जी तो लेनी है, बॉडी फिर ऐसे करती है कि वो फैट्स को यूज़ करती है, जो फैटी एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो चर्बी हम खाते हैं, तो उन फैट्स को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उससे जो चीज़ें बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें से एक चीज़ होती है जिसको कीटोन बॉडीज़ कहते हैं, वो बेसिकली एसिडिक है। इससे आपका जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक तेजाबियत हो जाती है, और जो कीटोन बॉडीज होती हैं उससे आपकी जो सांस लेते हैं उसके ऐसे लगता है जिस तरह कोई फ्रूटी चीज़ आ रही है, फ्रूट लाइक स्मेल आपको महसूस होती है, ठीक है। आपके पेट के अंदर, अब्डोमेन के अंदर पेन होएगा, आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, आपको सीवियर किस्म की वोमिटिंग होएगी, और इस तरह कन्फ्यूजनल स्टेट। ये अक्यूट इमरजेंसी है जिस पेशेंट को एडमिट करके इसको इंसुलिन के ऊपर डाला जाता है। ये एक इसकी कॉम्प्लिकेशन है। जो इसकी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है, जो कि बहुत लंबे अरसे तक अगर आप इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेशन आप ये कह लें कि जिस्म का हर ऑर्गन इससे इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपकी आंखों के अंदर बिनाई जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आपके गुर्दे काम करना छोड़ जाएंगे क्योंकि उसकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जाके ये ग्लूकोज के सेल जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह डायबिटिक फुट है, यानी आपकी जो पाँव की नालियाँ होती हैं वो बिल्कुल बाल बराबर छोटी छोटी बारीक होती है। जब उनके अंदर कांस्टेंट आपका शुगर का लेवल हाई रहता है तो वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी वो हार्ट से दूर होती हैं, और जब वो बंद हो जाती हैं तो आपकी वूंड हीलिंग नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की पाँव की उंगलियां जो हैं वो काली हो जाती हैं और फिर बाद में उनको काटना पड़ता है, ठीक है। इस तरह इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। अगर जो दिल को सप्लाई करने वाले आर्टरीज हैं, दिल खुद भी काम करने के लिए उसको खून चाहिए, जिनको कोरोनरी आर्टरीज हम कहते हैं, अगर उनके अंदर कोई प्लेक बन जाता है, उनके अंदर कोई लोथड़ा सा बन जाता है, इस ग्लूकोज की वजह से वो बंद हो जाता है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है ना। आपको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जिस तरह स्ट्रोक या हार्ट अटैक लोगों को होते हैं।
गैस्ट्रोपैथीज, ठीक है, स्टोमक के मसाइल, कॉन्स्टिपेशंस हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकती हैं क्योंकि ये लोग इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं। इस तरह हीयरिंग लॉस हो सकती है, आपके सुनने की जो समात है वो कम हो सकती है, गम्स की इन्फेक्शन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, और इसी तरह सेक्सुअल डिसफंक्शंस। आपने देखा होगा कि बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं रहा जो इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो।